हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का वन शॉट वीडियो। इसके अंदर मैं आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड चारों की चारों करवा रहा हूँ। इसी के साथ साथ मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट नोट्स इस चैप्टर के देने वाला हूँ, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबको इंक्लूड करके वन ऑफ द पैकेज आपका बायोमोलिक्यूल्स का मैंने बनाया, वो भी बिल्कुल फ्री टॉपर से रिव्यू करवा के वो नोट्स बनाए गए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेना और उसी से आपको पढ़ के जाना है। आपके 7 नंबर में से एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप उसको पढ़ के जाते हो। और ये वाला जो वन शॉट वीडियो है, ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वन शॉट होने वाला है। 30 से 40 मिनट में पूरे चैप्टर को कवर कर रहे होंगे, और तो इसको आपको अच्छे से सुनना है, नोट्स उसको डाउनलोड कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलके बना हुआ होगा। यार इनको बोलते हैं सैकराइड्स, मतलब कि जो शुगर्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। इसका केमिकली फॉर्मूला आता है C6H12O6। इसमें आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ग्लैक्टोज। ये सारे आपके शुगर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट है, इनकी 3 तरह से क्लासिफिकेशन करी गई है। पहली ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, जिसको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग भी बोला जाता है, और तीसरी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस के साथ स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी कार्बोहाइड्रेट को पानी के अंदर डालते हैं, या तो वो सेम रहता है, या तो वो 2 पार्ट्स में टूटते हैं, 3 या फिर काफी सारे पार्ट्स में टूटता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वो कितने पार्ट्स के अंदर टूट रहा है, कितने प्रोडक्ट दे रहा है, उसके बेसिस पे हाइड्रोलिसिस होती है। जैसे कि जो अगर हम किसी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, और वो सेम टू सेम रहता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोसैकराइड। इसके एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज। दूसरा आता है डायासैकराइड। इनका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये 2 पार्ट्स में हमें 2 प्रोडक्ट देते हैं हाइड्रोलिसिस होने के बाद। इनके एग्जांपल है यार लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। माल्टोज को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, 2 यूनिट्स मिलती है हमें ग्लूकोज की, अल्फा डी ग्लूकोज की। ये आपसे पेपर में पूछा जाता है कि माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलता है, तो बीटा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट्स मिलती है। लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, 2 मिलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज। अच्छा, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। तो ये तीनों आपको अच्छे से याद रखना है। अब मोनोसैकराइड्स जो होते हैं, मान लो ग्लूकोज है और ग्लैक्टोज है, ये आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, उस लिंकेज को, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसके अलावा 2 और लिंकेज है, इस चैप्टर में आगे बताऊंगा आपको। अभी आपको ये याद रखना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज COC, ये लिंकेज को बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 2 मोनोसैकराइड को जोड़ के रखता है। इसी क्लासिफिकेशन के अंदर तीसरी कैटेगरी आती है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड वो होते हैं जिनको अगर आप पानी के अंदर डालो, वो कार्बोहाइड्रेट जिनको अगर आप पानी के अंदर डालो तो वो काफी सारे प्रोडक्ट्स देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसैकराइड। इसके एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। जो स्टार्च है वो आपको प्लांट बॉडी के अंदर मिलता है आपको, और जो सेलुलोज है वो एनिमल बॉडी के अंदर आपको मिलता है। अब स्टार्च के अंदर ही 2 टर्म्स आती है, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन, जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है इसका डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस हम एक बार कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पे साइड में शो हो रहा होगा, मैं साथ साथ बता देता हूं आपको। तो आपका एमिलोज होता है वो लीनियर पॉलीमरिक चेन होती है इसकी, जबकि जो आपका एमिलोपेक्टिन होता है इसकी ब्रांच चेन पॉलीमर है। दूसरा, ये जो एमिलोज है वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि जो एमिलोपेक्टिन है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। तीसरा, ये जो एमिलोज है इसके अंदर 15 to 20% स्टार्च होता है, जबकि जो एमिलोपेक्टिन है इसमें 80 to 85% स्टार्च होता है। तो ये 3 डिफरेंस आपको अच्छे से कर लेने हैं, नोट्स के अंदर आपको प्रॉपर्ली मिल भी रहा होगा। अब दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर यार वो होते हैं जो कि टॉलेंस और फेलिंक्स रीजन को रिड्यूस कर देते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है, आपका माल्टोज है, लैक्टोज है, ये रिड्यूस कर देते हैं किसको? टॉलेंस और फेलिंक्स रिएजेंट को। जबकि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि रिड्यूस नहीं कर पाते हैं किसको? टॉलेंस और फेलिंक्स रिएजेंट को। इसके एग्जांपल है फ्रक्टोज, सुक्रोज। तो ये आपका एग्जांपल और इसके डेफिनेशन याद रखनी है, डिस्टिंग्विशन में आ जाता है कई बार। अब तीसरी क्लासिफिकेशन यार काफी आसान है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में कैसे यार, वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं एल्डोज, और जो वो कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कीटोस। तो ऐसे एल्डोज का एग्जांपल हो गया ग्लूकोज, और फ्रक्टोज का एग्जांपल हो गया आपका, सॉरी, कीटोस का एग्जांपल हो गया फ्रक्टोज। तो ये याद रखना है, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? डी ग्लूकोज की तरफ। यार ये डी ग्लूकोज है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। डी ग्लूकोज का क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर।
आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर में CHO, CHOH होल 4 और CH2OH, ये जो है ये डी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ रिएक्शन शो करता है और वो रिएक्शन हमें अलग अलग चीजें इंडिकेट करती हैं डी ग्लूकोज के बारे में। जैसे कि आप फर्स्ट रिएक्शन देखें तो इस डी ग्लूकोज की रिएक्शन जो मैं HCN से करा रहा हूं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O हट के एल्डिहाइड का डबल बॉन्ड O हट रहा है और CN और OH आके लग जा रहा है। अगर आपने एल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ा हो तो, अगर आपको नहीं भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें क्या होता है जब एल्डिहाइड ना जब HCN के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजीन बनाता है। हाइड्रोजीन होता है ये CN और OH ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे हैं तो उसे हाइड्रोजीन बोलते हैं। तो ये डी ग्लूकोज भी ऐसा ही कर रहा है कि जब हम HCN डाल रहे हैं तो वही प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली इंडिकेट करती है कि इस डी ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरी रिएक्शन अगर मैं देखूं तो Br2 वाटर इसके अंदर डाला गया है। Br2 वाटर यार एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जब हम उसको एल्डिहाइड के अंदर डालते हैं, अगर आपको पता हो तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब एल्डिहाइड के अंदर डालते हैं तो सिंगल ऑक्सीडेशन करता है, मतलब कि एक ही चीज का ऑक्सीडेशन करेगा। अब यहाँ पे यार अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो सकता था, एल्डिहाइड भी हो सकता था, लेकिन ये वीक है तो एक ही ऑक्सीडेशन कर पाएगा एल्डिहाइड का, क्योंकि अगर अल्कोहल से एसिड तक जाना है तो पहले एल्डिहाइड पे जाएगा फिर एसिड पे जाएगा। दो ऑक्सीडेशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे तो वीक है इसलिए यहाँ पे एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन हो पाया। तो यहाँ से भी यही क्लियर होता है कि यहाँ पे इंडिकेट करती है रिएक्शन कि इसके अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है डी ग्लूकोज के अंदर। तीसरी रिएक्शन, जब आप इस डी ग्लूकोज के अंदर HI हीट कर रहे हो इसको, तो ये कार्बन की 6 चेन बना दे रहा है, मतलब 6 कार्बन की स्टेट चेन बना दे रहा है n हेक्सेन की। तो इस टाइम ये इंडिकेट होता है कि यार यहाँ पे जो कार्बन जुड़े हुए हैं ये एक दूसरे से स्टेट चेन में जुड़े हुए हैं। अच्छा, चौथी रिएक्शन यार जब मैं इस डी ग्लूकोज के अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड डालूंगा, तो एसिटिक एनहाइड्राइड जब मैं डाल रहा हूं तो यार ये देखो यहाँ पे OH है ना, 4 OH है और ये पांचवा यहाँ पे भी एक OH है, हमें ये दिख रहा है। लेकिन जब मैं इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड डाल रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, इस OH की जगह पे क्या आके लग जा रहा है, OCOCH3 आके लग जा रहा है। यहाँ पे भी OCOCH3 आके लग जा रहा है, तो मतलब ये इसका जो OCOCH3 है यहाँ पे आके लग जा रहा है। तो ये रिएक्शन ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये रिएक्शन भी याद रखनी है और ये क्या इंडिकेट कर रही है वो भी आपको याद रखना है। 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये इंडिकेट कर रही है। अब यहाँ पे अगर मैं इसी डी ग्लूकोज के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 डालता हूँ, तो स्ट्रॉन्ग क्या करता है यार, सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसने एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर दिया और किसको, अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर दिया एसिड के अंदर। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे बन गया है और ये जो एसिड है ये एसिड बन गया यहाँ पे। और ये रिएक्शन इंडिकेट करती है कि यहाँ पे जो ये अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है। तो इसलिए ये रिएक्शन इंडिकेट करते हैं कि ये जो अल्कोहल प्रेजेंट है इसके अंदर ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये थी ओपन चेन स्ट्रक्चर, जो कुछ रिएक्शन ये क्या करती है, रिएक्शन शो करती है, कुछ प्रॉपर्टी कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ दिखाती है। लेकिन यही जो डी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है कुछ रिएक्शंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, जैसे कि एल्डिहाइड जो है शिफ्ट टेस्ट देता है और 2,4-DNP टेस्ट देता है, ये नहीं दे पाता है। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका। और सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देता है एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन कंपाउंड, लेकिन क्या है, डी ग्लूकोज नहीं देता है। तो डी ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है कौन सी रिएक्शन के को नहीं शो कर पाया, कौन कौन सी, शिफ्ट टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट और सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। आपको नोट्स में साइड में दिख भी रहा होगा और आपको ये PDF में मिल भी जाएंगे। और इसके अलावा यार जब आप किसी कंपाउंड को किसके अंदर डालते हो, वाटर के अंदर डालते हो और उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाए, ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जाए, तो ऐसे इस फिनोमिना को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। किसी कंपाउंड को आप पानी के अंदर डालो और उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाए, रोटेशन चेंज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। और ऐसा डी ग्लूकोज कर रहा है। ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, लेकिन डी ग्लूकोज क्या करता है, चेंज करता है, म्यूटा रोटेशन शो करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पेपर में पूछी जाती है और नोट्स के अंदर प्रॉपर्ली मिल भी जाएगा आपको। अब बढ़ते हैं यार स्ट्रक्चर की तरफ। तो यार पायरनो स्ट्रक्चर और फुरनो स्ट्रक्चर। पायरनो स्ट्रक्चर होता है यार ग्लूकोज का, फुरनो स्ट्रक्चर होता है फ्रक्टोज का। ये क्या होता है, 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर को, किसके, ग्लूकोज के, 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, पायरनोस बोलते हैं। और
5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज को फ्रुक्टोज बोलते हैं। ये आपके पेपर में एक नंबर में पूछा जाता है। स्ट्रक्चर आपको याद हो तो कर लेना, डेफिनेशन भी से भी आपको एक आधा नंबर मिल ही जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है एनोमर्स, जो आपसे पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो एनोमर्स क्या होते हैं यार? दो पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें पहली पोजीशन पे कार्बन पे एक पे तो हाइड्रोक्सिल की पोजीशन राइट में होगी, दूसरे में लेफ्ट में होगी। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि दो कंपाउंड बने हुए हैं, एक में फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन पे राइट साइड में है OH ग्रुप, एक में लेफ्ट साइड में है। तो इन्हीं दो पेयर्स को, जिसमें फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन अपोजिट हो, उन्हीं पेयर्स को एनोमर्स बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी, आपको पेपर में पूछी जा सकती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इन्वर्ट शुगर है। तो इन्वर्ट शुगर क्या होता है? जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलता है हमें, तो उनका इक्विमोलर मिक्सचर ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं सुक्रोज को तो हमें मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवोलेंट मिक्सचर को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर। तो ये था यार कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट के बारे में। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा एक बार आप नोट्स पढ़ोगे इसके, आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे प्रोटीन्स की तरफ। तो चलिए प्रोटीन्स को डिस्कस करते हैं। प्रोटीन्स यार अमीनो एसिड से बने होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीअमाइड्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड से बने होते हैं। अब अमीनो एसिड क्या चीज है? अमीनो एसिड्स यार वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स, मतलब कि COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप दोनों ही अगर एक ही कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड। ठीक है। अब प्रोटीन क्या था? कॉम्प्लेक्स पॉलीअमाइड्स फॉर्म फ्रॉम द अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड्स के को काफी बार जोड़ा जाए तो पॉलीअमाइड बन जाएगा, पॉलीमर बनाया जाए तो उसका n नंबर ऑफ अगर अमीनो एसिड जोड़े जाए तो एक पॉलीमर बन जाता है, पॉलीअमाइड बन जाता है। तो उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को प्रोटीन बोला जाता है। पूछा नहीं जाता प्रोटीन्स, जो पूछा जाता है वो अब मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा एक चीज और है कि ये प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बनते हैं या फिर अल्फा अमीनो एसिड से बनता है? ये अल्फा अमीनो एसिड से बनता है। अब अल्फा अमीनो एसिड क्या है? ये आपका जो है, ये आपका क्या है? अमीनो एसिड है RCH, इसी कार्बन पे देखो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसी वाले कार्बन पे COOH ग्रुप जुड़ा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और एनिलीन अमीन दोनों की दोनों सेम कार्बन पे जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड और इसी से हमारा प्रोटीन बनता है अल्फा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है? वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन दोनों ही प्रेजेंट हो उसको अमीनो एसिड बोलते हैं। अल्फा अमीनो एसिड वो अगर एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। तो ये थी इसकी कहानी। अब यार जैसे कि हमने उसके अंदर क्लासिफिकेशन करी थी, इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन, अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन हम करते हैं। पहला अमीनो एसिड दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, एक तो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, और दूसरा एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। जो एसिडिक अमीनो एसिड है, जो ये वाली कैटेगरी है, इसमें क्या होता है? अगर आपका एक कंपाउंड के अंदर अमीनो एसिड के अंदर अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है वो ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर देन द नंबर ऑफ अमीन, तो वो आपका जो कैटेगरी होगी अमीनो एसिड को होगी एसिडिक अमीनो एसिड। इसका एग्जांपल में आ जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। विटामिन सी इसकी कैटेगरी के अंदर आ जाता है। किसकी कैटेगरी के अंदर आता है? एसिडिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में आता है। अब बेसिक अमीनो एसिड यार वही जिसमें नंबर ऑफ अमीन ग्रुप ज्यादा हो, NH2 ग्रुप ज्यादा हो एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो जो आपका अमीनो एसिड होगा वो होगा आपका बेसिक अमीनो एसिड। अब इसका एग्जांपल आता है हिस्टाडीन। हिस्टाडाइन इसका एग्जांपल है। अब न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल यार जिसमें नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और नंबर ऑफ अमीन ग्रुप दोनों अगर इक्वल नंबर में प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। इसका एग्जांपल आ जाता है ग्लिसराइन और वेलाइन। अब जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड यार वो अमीनो एसिड होते हैं जो कि आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, आपको डाइट से लेनी पड़ते हैं। दोज अमीनो एसिड व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी मस्ट बी टेकन फ्रॉम द डाइट इज कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। इसका एग्जांपल वेलाइन आ जाता है। अब दूसरा है नॉन एसेंशियल, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, जो हमें डाइट से नहीं लेने पड़ते, वो आपके आते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये तो हो गए अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन। नोट्स आपके साथ में दिख भी रहे थे तो आपने वहां से जरूर उसको देख लिया होगा, आपको समझ में आया होगा। ये काफी बार पूछा जाता है, इसके क्लासिफिकेशन अच्छे से एक बार कर लेनी है आपको।
अब आ जाता है प्रोटीन्स का यार डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो ये दो पार्ट्स में आ जाता है, फिब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। इसका कई बार आपका डिफरेंस पूछा जाता है। तो फिब्रस प्रोटीन यार मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है वो वाला पॉइंट, लेकिन ये लीनियर पॉलीमर से बनता है, लीनियर पॉलीमराइजेशन से ये बनता है फिब्रस प्रोटीन। जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन से बनता है, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड का जब क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन किया जाता है तब आपको ग्लोबुलर प्रोटीन मिलता है। जो फिब्रस प्रोटीन है यार वो सॉल्युबल है यार पानी के अंदर, लेकिन जो ग्लोबुलर है ना वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है। तीसरा पॉइंट यार, जो फिब्रस प्रोटीन है वो उसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं यार वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है इसके अंदर काफी वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता ही होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा वीक होती है, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि उसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है। इसकी जो एग्जांपल की बात करूं तो फिब्रोइन, केराटिन इसके एग्जांपल है, मायोसिन। और जबकि ग्लोबुलर की बात करूं तो हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन और आपका इंसुलिन ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, फिब्रस से क्या आ रहा है फिब्रोइन, ग्लोबुलर से क्या आ रहा है हीमोग्लोबिन। तो इसके एग्जांपल आपको दो तीन तो याद रखने के पेपर में आते हैं, तो इसको अच्छे से एक बार आपको कर लेना है। अब आ जाते हैं यार ज्विटर आयन पे, जो कि यार रियली वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, एम्फोटेरिक कैरेक्टर पे ज्विटर आयन वगैरह वगैरह पूछा जाता है आपसे पेपर के अंदर। तो ज्विटर आयन क्या होता है यार, जब हम अमीनो एसिड को पानी के अंदर डाल देते हैं, तो पानी के अंदर जब हम डालते हैं तो ये जो COOH ग्रुप है ना आपका, ये तो H पॉजिटिव को क्या कर देता है, लूज कर देता है, और जो NH2 ग्रुप है ना ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है। और जो एसिड होते हैं दे व्हाट आर एसिड which lose H positive ion, they are acids, तो इसने H positive लूज कर दिया aqueous solution में, and what are bases, they accept hydrogen ion, और इसने एक्सेप्ट कर लिया किसने, NH2 पॉजिटिव ने। तो क्या यार मैं ये नहीं कह सकता ये जो अमीनो एसिड है वो क्या है आपका एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि एम्फोटेरिक तो वही होते हैं जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों दिखाए, और ये कंपाउंड दोनों ही तो दिखा रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, ये H पॉजिटिव लूज कर रही है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो यार अमीनो एसिड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एम्फोटेरिक कैरेक्टर दिखाता है, क्योंकि एसिड जो है वहां पे H पॉजिटिव लूज कर रहा है और अमीन जो ग्रुप है वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है। दोनों एसिडिक एंड बेसिक दोनों बिहेवियर दिखा रहे हैं, इसलिए ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। और इसी को ज्विटर आयन बोलते हैं। जब ये देखो, जब ऐसा हो रहा है कि ये H पॉजिटिव लूज कर रहा है और ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो आपको पोल्स देखने को मिलेंगे, एक नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल्स। इसको बोलते हैं, अब ये दो पोल्स बन गए तो इसको हम डाइपोलर आयन बोल सकते हैं। डाइपोलर आयन बन गया, तो डाइपोलर आयन बन गया और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल चार्ज तो 0 है, लेकिन चार्ज है भी, इसलिए डाइपोलर आयन हो गए। पॉजिटिव और नेगेटिव है तो डाइपोलर आयन, लेकिन अगर ओवरऑल चार्ज की बात करें तो 0 है वो। तो ओवरऑल चार्ज ये न्यूट्रल है, डाइपोलर आयन है, और इसी आयन को जो कि क्या करता है, एक ही कंपाउंड के अंदर H पॉजिटिव एक्सेप्ट हो रहा है, एक ही में लूज हो रहा है, उस कंपाउंड की जो ये प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। तो ये आपसे पूछा जाता है व्हाट इज ज्विटर आयन, तो कुछ नहीं बोलना हमको, वो अमीनो एसिड एक पॉजिटिव लूज करता है, एक एक्सेप्ट करता है, जिसके अंदर एक डाइपोलर आयन बन जाता है, इसको हम ज्विटर आयन बोलते हैं। तो ये हो गया ज्विटर आयन का। अब आ जाते हैं पेप्टाइड लिंकेज पे, जो कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। तो द लिंकेज व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। CONH लिंकेज को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। वो लिंकेज जो कि रिस्पांसिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, CONH। तो ये याद रखना। अब आ जाते हैं मेन पार्ट पे प्रोटीन्स के, जो कि यार रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन, और ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब कई बच्चे सोचते हैं ये बहुत टफ है, समझ नहीं आ पाता, प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर याद नहीं कर पाते, तो याद करना ही नहीं है, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये देखो, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता, ये सीक्वेंस है अमीनो एसिड की, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, जिसमें वो अरेंज होते हैं प्रोटीन के अंदर, किस अरेंजमेंट में वो अमीनो एसिड्स होते हैं, उनकी अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। द अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल या प्रोटीन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में
जिस सीक्वेंस में अमीनो एसिड लगे हुए हैं एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको नोट्स भी दिख रहे होंगे, आप वहां से भी उसको पढ़ोगे ही पढ़ोगे। इसके अलावा आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर यार इट इज द ओवरऑल शेप है किसकी, जिसके अंदर ओवरऑल शेप है, जिसके अंदर लॉन्ग पॉलीअमाइड चेन जो है एग्जिस्ट करते हैं। लॉन्ग पॉलीअमाइड चेन जिस फॉर्म में, जिस शेप में एग्जिस्ट करते हैं, वो जो शेप है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, क्या, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिकल समझते हो ना, हेलिकल होता है जो हेलिकल शेप, तो एक तो हेलिकल शेप में आपको दिख रहा होगा, एक होती है इसकी प्लेट्स बनती है, प्लेट्स बनती है। तो जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं, उस जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर वो एक दूसरे से कौन से फोर्स के थ्रू बाइंड हो रखे हैं, तो वो होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस फॉर्म में, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो बीटा प्लेटेड है, ये जो प्लेटेड है, ये किस फोर्स से अटैच होते हैं, तो ये जो फोर्स से अटैच होते हैं साइड वाइज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साइड वाइज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर एक दूसरे अटैच होते हैं। स्ट्रक्चर का डिफरेंस पूछा जाता है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड में। अल्फा हेलिक्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बीटा प्लेटेड में साइड वाइज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये समझ में आ गया होगा। सेकेंडरी क्या होता है, ओवरऑल शेप है किसकी, एक लॉन्ग चेन पॉलीअमाइड जिसमें एग्जिस्ट करता है, कौन से में एग्जिस्ट करता है, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड, ऐसे करके आपको लिख के आना। अब आ जाते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर, जो आपको दिख भी रहा होगा, देखो टर्शियरी स्ट्रक्चर ये है, ये इट इज द ओवरऑल फोल्डिंग द पॉलीअमाइड्स। ये ओवरऑल फोल्डिंग है किसकी, पॉलीअमाइड्स की, जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं। या फिर इसको ऐसे भी बोला जाता है दैट इट इज द फर्दर फोल्डिंग ऑफ 2 डिग्री स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसकी फर्दर जो फोल्डिंग है उसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये क्या है, इट इज द फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या फिर इट इज द ओवरऑल क्या, फोल्डिंग ऑफ द लॉन्ग पॉलीअमाइड चेन। अब ये जो टर्शियरी और सेकेंडरी है स्ट्रक्चर्स, ये मेनली कौन कौन से फोर्सेस से बाइंड है, तो इसके अंदर एक डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, एक वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होता है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो ये 3 फोर्सेस आपको इसके याद रखने हैं, कौन कौन सा, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, डाइसल्फाइड लिंकेज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सेकेंडरी में कौन सा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये फोर्सेस आपको अच्छे से याद रखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यार क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट है ये किसका, दो लॉन्ग पॉलीअमाइड्स का विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मान लो ये टर्शियरी जो स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम 2 टर्शियरी स्ट्रक्चर हो और इनको हम स्पेस में अरेंज करें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो वो जो अरेंजमेंट होगा ना स्पेस के अंदर इनका, उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 2 पॉलीअमाइड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड क्वाटरनरी अरेंजमेंट। तो ये था शेप और स्ट्रक्चर, इसमें पूछा जाता है आपसे प्राइमरी और स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपसे ना पूछा जाता है कि फोर्सेस 3 डिग्री स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है डीनेचर्ड प्रोटीन क्या होता है। तो डीनेचर्ड प्रोटीन क्या होता है, जब हम प्रोटीन का जो उसको अगर हम उसका पीएच चेंज कर दें या फिर हम उसको टेम्परेचर दे दें या फिर उसके अंदर हम सॉल्ट ऐड कर दें, तो उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो बायोलॉजिकल उसका एक्टिविटी है वो लूज हो जाती है। तो द लॉस ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन्स ड्यू टू चेंज इन पीएच, इंक्रीज इन टेम्परेचर और एडिंग इन सॉल्ट वगैरह, तो इससे जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस होती है उसको हम बोलते हैं डीनेचर प्रोटीन। एक चीज में याद रखने की, जो 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर है ना प्रोटीन का, वो तो चेंज हो जाता है डीनेचर होने पे, लेकिन जो 1 डिग्री है वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो 2 डिग्री 3 डिग्री डीनेचर के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन 1 डिग्री सेम ही रहता है। इसके अलावा इसका जो एग्जांपल है वो है कर्डिंग ऑफ मिल्क और बॉइलिंग ऑफ एग। ये 2 एग्जांपल है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के। तो ये था आपका प्रोटीन शेप और स्ट्रक्चर, अच्छे से आपको अच्छे से कर लेना है, इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से कर लेना है, पेप्टाइड लिंकेज अच्छे से कर लेना है। तो इन सब चीजों को आपको अच्छे से कर लेना है। तो अब हम बढ़ते हैं विटामिन की तरफ, फिर हम अपने न्यूक्लिक एसिड की तरफ लास्ट में देखेंगे उसको। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं विटामिन्स। विटामिन्स आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच इज needed in very small amount to our body for the healthy body। कहने का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारी हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट में विटामिन की जरूरत होती है। अब जो विटामिन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल नाम से क्लियर हो रहा है, जो कि फैट और ऑयल्स में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, वो फैट सॉल्युबल होंगे। इसके जो एग्जांपल है वो है डीक, ये वर्ड याद रखना आपको, विटामिन
DEAK, मतलब विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, ये इसके एग्जांपल है। डी वर्ड याद रखना है। दूसरी तरफ वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल यार वो जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, नाम से क्लियर है। और इसके जो एग्जांपल है वो है BC। BC ट्रिक आपको याद रखनी है, मतलब विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी आपके विटामिन B1, B2, B6 और B12 चारों की चारों वाटर सॉल्युबल है। विटामिन सी भी आपका वाटर सॉल्युबल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ना आपसे पूछा जाता है कि व्हाई विटामिन सी इज नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो विटामिन सी जो है एक वाटर सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल अगर वो है तो दे कैन बी एक्सक्रीट थ्रू आवर यूराइन, वो यूराइन से हमारे एक्सक्रीट हो सकते हैं हमारी बॉडी से, इसलिए उनको हम स्टोर नहीं कर सकते। या फिर अगर आपसे पूछे कि विटामिन बी, व्हाई विटामिन बी इज नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी या फिर सी, तो इसका यही रीजन है कि वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, दे कैन बी एक्सक्रीट थ्रू आवर यूरिन। तो अब इसके अंदर आ जाते हैं यार विटामिन और उनके क्या सोर्सेज हैं और क्या डेफिशिएंसी डिजीज उनसे हो सकती है। तो डेफिशिएंसी डिजीज पूछी जाती है कि इस डिजीज इससे कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, या फिर इस विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है, दोनों तरफ से पूछा जाता है। तो विटामिन ए से होती है जीरोथैलेमिया। विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया होता है, और नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है। बोलते हैं ना विटामिन ए नहीं लोगे तो आंखें कमजोर हो जाएगी, तो विटामिन ए की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन सी का काफी बार पूछा जाता है, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, ब्लीडिंग गम्स जो होते हैं वो इसकी कमी की वजह से होते हैं। इसके अलावा ये जो विटामिन सी है ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और एस्कॉर्बिक एसिड भी से बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इससे भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा विटामिन है। इसके अलावा विटामिन डी, या विटामिन डी से बोला कई होते हैं ना जिनकी हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं, तो वो रिकेट्स उनको विटामिन डी की कमी की वजह से होता है वो, ठीक है। और विटामिन डी किससे मिलता है आपको पता है, ये सनलाइट से डायरेक्ट आपको विटामिन डी मिलता है। विटामिन ई की कमी से मस्कुलर वीकनेस होती है, अगर आपके मसल्स वीक फील कर रहे हो आप, तो विटामिन ई की कमी है आपके पास। विटामिन के से यार ब्लड क्लोटिंग जो लेवल है वो बढ़ जाता है अगर उसकी कमी हो जाती है तो। इसके अलावा विटामिन B12 से यार परनीशियस एनीमिया हो जाता है, और विटामिन B6 से आपको कन्वर्जन होता है, B1 से बेरी डिजीज होती है। तो ये डिजीज के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके अलावा B2 से होता है आपको चेलोसिस कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, B2 की अगर कमी है आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर B2 विटामिन की कमी है तो चेलोसिस से आप सफर करोगे। तो ये कुछ डिजीज है जो आपको अच्छे से याद रखनी है दोनों तरफ से। तो विटामिन आपका इस तरह पे यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं, विराम देते हैं अपने इस वन शॉट को, और बढ़ते हैं लास्ट में न्यूक्लिक एसिड की तरफ। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड या क्या होता है, लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है, ये भी एक पॉलीमर ही होता है जैसे प्रोटीन का। ये लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी और आपका बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स की बायोसिंथेसिस और ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड है क्या, लॉन्ग चेन पॉलीमराइजेशन है न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है यार, न्यूक्लियोटाइड होता है बेस, शुगर और फॉस्फेट। इन न्यूक्लियोटाइड इन तीनों से मिलकर बना होता है बेस। अब दो टाइप के बेस होते हैं, पिरिडीन बेस, प्यूराइन बेस, को बताऊंगा आगे। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, बेस, शुगर और फॉस्फेट। ये जो कंपाउंड होता है न्यूक्लियोटाइड, इसका जब लॉन्ग चेन पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो उससे बनता है आपका न्यूक्लिक एसिड। क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड। और ये किस लिए होता है यूज, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और इंफॉर्मेशन, जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन हो उसको ट्रांसफर में काम आता है कौन, न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लिक एसिड है ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज डीएनए और आरएनए। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। और राइबोन्यूक्लिक एसिड तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। जो एमआरएनए है वो आपका मैसेंजर आरएनए है, जो आरआरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो टीआरएनए है ये ट्रांसफर करता है एमआरएनए को इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो उसको ट्रांसफर करता है एमआरएनए को। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज आपका पेंटोज शुगर, बेस और फॉस्फेट। और मतलब अगर आप डीएनए का या फिर आरएनए का क्या करोगे, आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो भी आपको यही तीन चीजें मिलती है, पेंटोज शुगर, बेस और फॉस्फेट।
अब ये जो बेस है ये दो टाइप्स में, ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड के पार्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड के कॉन्स्टिट्यूएंट है बेस, अब ये बेस दो टाइप्स के होते हैं। बेस दो टाइप्स के होते हैं, एक pyridine बेस और एक प्यूराइन बेस। दैट इज एडिनाइन, ग्वानाइन, थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल। डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर इनमें से तीन बेस कॉमन होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ये तीन बेस सेम होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एजीसी तीनों में कॉमन होते हैं, लेकिन एक बेस दोनों में अलग अलग होता है। डीएनए में कौन सा बेस होता है? डीएनए में होता है थाइमीन बेस, थाइमीन pyridine बेस होता है, और यूरासिल होता है आरएनए के अंदर। कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि तीन बेस दोनों में सेम होते हैं, आरएनए और डीएनए में। एक बेस अलग होता है, थाइमीन होता है डीएनए के अंदर और यूरासिल होता है आरएनए के अंदर, पूछा जाता है आपसे। और जो इसके अंदर शुगर होता है ना, पेंटोस शुगर, तो पेंटोस शुगर जो डीएनए के अंदर होता है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर, इसमें खाली बीटा डी राइबोस शुगर होता है, इसमें बीटा डी 2 ऑक्सी राइबोस शुगर होता है। तो ये आपको शुगर याद रखने, दोनों में कौन कौन से होते हैं, डिफरेंस में काम आएगा। अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। आरएनए का जो है सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो बेस है, जो आपको ये बेस दिख रहे हैं, ये अंदर बेस है, ये बेस एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। अब ये जो बेसेस हैं एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब आपको ध्यान रखना है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? 3। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? 3। और एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? 2। तो टोटल 5 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 2 एडेनिन और थाइमिन के बीच में, 3 साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में। नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब डिफरेंस पे आ जाऊं तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो pyridine बेस होता है थाइमिन होता है, इसके अंदर यूरासिल होता है। इसके अंदर जो पेंटोस शुगर होता है बीटा डी ऑक्सी राइबोस शुगर होता है, इसके अंदर बीटा डी राइबोस शुगर होता है। ठीक है, ये तो इसका हो गया स्ट्रक्चर का डिफरेंस। अब फंक्शन का डिफरेंस करूं तो डीएनए रेप्लिकेशन में काम आता है, और जबकि आरएनए रेप्लिकेशन का कोई रोल नहीं होता रेप्लिकेशन में आरएनए का। दूसरा जो फंक्शन है डीएनए का, डीएनए हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, जबकि जो आरएनए है प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। ये फंक्शनल डिफरेंस है, आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, अच्छे से उसको जरूर कर लेना। अब ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो न्यूक्लिक एसिड है एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। न्यूक्लियो जो टाइड्स है वो एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो वो जो लिंकेज होता है, वो जो बॉन्ड होता है, वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये था न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए का डिफरेंस, बेस कौन से यूज होते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ये था बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उसको जरूर डाउनलोड करें। ऑल द वेरी बेस्ट।